everyone. Now here are the definitions of atomic radii, covalent radius in that for homonuclear molecule, for heteronuclear molecule, metallic radius, and the one which we have to discuss still, that is van der Waals radius and ionic radius. So what atomic radius is? The distance from the nucleus of to the outermost shell containing electron. पिछले वीडियो में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि एटॉमिक रेडियस क्या है, सेंटर एटम के सेंटर से लेकर बाहर वाली शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है वहां तक का जो डिस्टेंस होगा, दैट इज कंसिडर्ड एज एटॉमिक रेडियस. Then next in that we have discussed covalent radius, the radius of those atoms which are covalently bonded to each other, and the covalent bonds are formed between same type of atoms and between different types of atoms. If the molecule is formed by the formation of covalent bond between two same type of atoms, then homonuclear covalent nuclei is defined as 1/2 of the distance between the centers of nuclei of two similar atoms joined by single bond. And if different atoms are covalently bonded, then the distance between the center of the nucleus of the atom and the mean position of the shared pair of electron between the bonded atoms. Next is metallic radius, which we have discussed in the last video, that it is the half the distance between the centers of the nuclei of two adjacent atoms in the metallic crystal. Now starting with the van der Waals radius. अब ये दो रेडियस किसमें किए थे? ये था जब एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बनाकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और ये इन द मेटल लैटिस जिसमें एटम्स टाइटली पैक्ड हैं एंड दे आर लाइंग एडजेसेंट टू ईच अदर. नाउ इन van der Waals radius we know that van der Waals forces are weak forces. These are very weak forces. अब ये weak forces किन में एग्जिस्ट करती हैं? उन एटम्स में जो ऑलरेडी स्टेबल है, मींस जिनकी कन्फिग्रेशन स्टेबल कन्फिग्रेशन है, लाइक हीलियम, नियॉन. सो सच टाइप ऑफ एटम्स, फॉर सच टाइप ऑफ एटम्स, उन एटम्स का रेडियस निकालने के लिए, अब क्योंकि उनमें उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो स्टेबल है, दैट मीन्स दे आर नॉट इन नीड टू फॉर्म अ बॉन्ड अमंग देम. तो वो एटम्स इनर्ट है और फ्री स्टेट में दे आर मूविंग हियर एंड देयर. अब क्योंकि उन्हें एक दूसरे के साथ बंधना नहीं है, इसलिए वो कोई बॉन्ड नहीं बनाएंगे और फ्रीली रैंडमली दे विल बी सीन मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर विद स्पेशल टेक्निक्स ओनली, अदरवाइज दे आर गैसेस आर नॉट विजिबल. तो हम उन्हें किस तरह से उन एटम्स का रेडियस कैसे निकाल सकते हैं? दे आर लाइंग फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. अब इतनी दूर अगर वो हैं तो हमें एटलीस्ट उनका न्यूक्लियस और रेडियस निकालने के लिए, जैसे हमने इनमें किया था कि दो एटम्स के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस देखकर उसका हाफ कर दें तो हमें एक एटम का रेडियस मिल जाता है. सिमिलरली हियर आल्सो एटलीस्ट वी आर इन नीड ऑफ टू एटम्स. सो बीइंग गैसियस वी नो दैट गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी. तो हम उन्हें कंप्रेस करके एक दूसरे के पास ले आएंगे. When they come close to each other, suppose these two atoms are there and they are lying close to each other, then by finding the internuclear distance and doing the half of it, we can find the size of an atom in case of van der Waals radius. तो ये रेडियस किस केस में होगा? नोबल गैसेस के केसेस में जिनमें एटम्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाते. नेक्स्ट कमिंग टू द आयनिक रेडियस. आयनिक रेडियस के लिए हमने कहा कि ये रेडियस हम उन मॉलिक्यूल्स में फाइंड कर सकते हैं जिनमें एटम्स एक दूसरे के साथ आयनिक बॉन्ड बनाकर कंबाइन होते हैं. व्हाट एन आयनिक बॉन्ड इज? द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन्स दे विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एटम टू द अदर. किससे ट्रांसफर किसमें होगा? नेचुरली एटम्स जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर सकते हैं, दे विल लूज द इलेक्ट्रॉन, एंड दोज हु हैव द एबिलिटी टू गेन द इलेक्ट्रॉन्स, दे विल गेन द इलेक्ट्रॉन. सो अकॉर्डिंगली टू टाइप्स ऑफ आयंस विल बी फॉर्म. एक वो आयन बनेंगे जब एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, एक वो उस तरह के आयंस बनेंगे.
और दूसरी तरह के आयंस कौन से बनेंगे, वो वाले जब एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया। मीन्स वी विल गेट आयन। आयन आर द चार्ज स्पीशीज। चार्ज कैसे आया, बाय द ईदर बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज स्पीशीज आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर इलेक्ट्रॉन लूज हो गया तो इट विल फॉर्म केटाइन। व्हाट केटाइन इज, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन इज नोन एज केटाइन। व्हाट इज फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज टर्म्ड एज एनाइन। Defining it as anion are the charge species which are formed by the gain of electrons. तो हमने जब s ब्लॉक और p ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज स्टडी की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि s ब्लॉक एलिमेंट्स की बाहर वाली शेल में 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, सो दे हैव द एबिलिटी टू लूज द इलेक्ट्रॉन, मींस दे विल फॉर्म cation by the loss of electron. And p block elements which are on the extreme left of the periodic table, they have the ability to gain the electron, that means they will form anion. So cations and anions, they combine with each other by such a transference of electron from the elements of elements which can lose the electron to the elements which can gain electron, and they will remain bonded to each other in order to attain stability. क्योंकि वो तब तक ही स्टेबल रह सकते हैं जब तक वो इस स्टेट में हैं. Why so? Taking an example, sodium, which is an S block element having atomic number 11 and its electronic configuration is 281, means sodium is having one electron in its outermost shell, and one element from the P block, that is chlorine, which is having atomic number 17, electronic distribution is 287, means it is having 7 electrons in its outermost shell. Now sodium is having the tendency to lose one electron and chlorine is having the tendency to gain one electron. अब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नियॉन जैसी कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन जैसी कन्फिग्रेशन एक्वायर कर लेगा, और इस तरह से ये एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, एक दूसरे के साथ रिलेशन में होंगे, सो दैट दे कैन कीप ईच अदर स्टेबलाइज. तो ये तब तक ही बंधे रहेंगे जब तक एक दूसरे को स्टेबलाइज कर रहे हैं. अब ऐसे एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना के सोडियम विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन विल एक्वायर नेगेटिव चार्ज. अब इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना, दैट इज आयनिक बॉन्ड. अब नाउ इन दिस केस आयनिक बॉन्ड में ऑब्वियसली इसके रेडियस में और इसके रेडियस में थोड़ा सा फर्क आ जाएगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ क्लोरीन जो हमने एग्जांपल लिया था HCl का, इसमें क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा था, इट वाज जस्ट शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन विद हाइड्रोजन. बट नाउ हियर क्लोरीन इज गेनिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सोडियम. अब क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, एनाइन बन गया. जब एनाइन बन गया तो इसमें प्रोटॉन्स तो 17 ही है लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 18 हो गए, जिसकी वजह से अगर हम एक टग ऑफ वॉर को कंसिडर करें तो एक तरफ पार्टिसिपेटिंग टीम में 17 पार्टिसिपेंट्स हैं और दूसरी तरफ 18 पार्टिसिपेंट्स हैं. तो ऑब्वियसली जिस तरफ पार्टिसिपेंट्स ज़्यादा होंगे उस तरफ जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा. मीन्स protons are 17 here and electrons are 18, so electron cloud will bulge a little bit outward. इलेक्ट्रॉन क्लाउड बाहर की तरफ निकल जाएगा क्योंकि वो अब पूरी तरह से न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में नहीं होगा. On the other hand, here 11 protons they are there but the electrons are 10. तो 11 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को और ज्यादा टाइटली हेल्ड कर लेंगे एंड द इलेक्ट्रॉन विल श्रिंक, इलेक्ट्रॉन क्लाउड विल श्रिंक इनवर्ड. सो अकॉर्डिंगली इसके और इसके एटम के अकॉर्डिंग आयन के एटमॉस्फेयर में इनके एटॉमिक रेडियस में डिफरेंस होगा. तो अब इस कंडीशन में हम एटम इसका रेडियस कैसे फाइंड करेंगे? दिस इज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस of the ion up to which it has an influence in the ionic bond. Means
एटम आयन के न्यूक्लियस से इस बॉन्ड में इसका इफेक्ट कहां तक है, वहां तक का डिस्टेंस इसका एटॉमिक रेडियस कंसीडर किया जाएगा। इन द सेम वे इसके सेंटर से लेकर, क्लोराइड आयन के सेंटर से लेकर बॉन्ड में कहां तक उसका इन्फ्लुएंस है, दैट विल गिव अस द आयनिक रेडियस. So in this way we can find the radius of different atoms according to the different types of bonds which are formed by different atoms in order to become stabilized, or if they are already stable, then how can we find the size of an atom. Coming to the variation of atomic radii within the period and down the group. In general, अगर हम पीरियोडिक टेबल में कंसिडर करें कि इस तरफ S ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ D ब्लॉक एलिमेंट है, यहाँ P ब्लॉक एलिमेंट है, while moving in a period from left to right, अगर हम इस तरह से मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस में क्या फर्क पड़ता है. सपोज अगर हम कहें कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये हम किस तरफ जा रहे हैं, विद इन द पीरियड. तो अगर हम इधर से इधर जाएं, देन हाउ डज द एटॉमिक रेडियस वेरी. इधर से इधर जाते हुए एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेस. इन जनरल एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता चला जाएगा. लिथियम का साइज बड़ा, फिर बेरिलियम का उससे थोड़ा छोटा, देन अ लिटिल बिट स्मॉलर, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा छोटा, तो ऐसे करते करते एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाएगा. एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, अगर हम ऊपर से नीचे आए तो एटॉमिक रेडियाई इट विल इंक्रीज. एटम का साइज ऊपर से नीचे आते हुए इंक्रीज करेगा. नाउ व्हाट आर द रीजंस फॉर सच वेरिएशंस विद इन द पीरियड. इफ वी सी हियर, lithium have atomic number 3. Its electronic distribution is 2-1. Beryllium 2-2. Boron 2-3. Carbon 2-4. In the same way 2-5, 2-6, 2-7 and 2-8. Now what we are observing is that electrons are added, but they are getting added in the same shell. Comparing it with an example, that suppose this is a magnet and this is the different distance where iron nails are lying. Now what we are doing, that we are increasing the magnet here and number of iron nails here, but at the same distance change नहीं हो रहा. iron nails increase होती जा रही है और magnet भी increase होता जा रहा है. अगर मैग्नेट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज होती जाएगी. अगर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी तो उसका इन्फ्लुएंस आयरन नेल्स पर ज्यादा होगा. तो आयरन नेल्स विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. कुछ तो अट्रैक्शन उसमें पहले ही है. जैसे जैसे अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज ना करके मैग्नेट और आयरन नेल्स को इंक्रीज करते जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता जाएगा और आयरन नेल्स और ज्यादा अट्रैक्ट होती रहेंगी. In the same way here, suppose this is the nucleus and the electrons are being added in the same shell. Shell increase नहीं हो रही. Distance nucleus और shell के बीच में increase नहीं हो रहा. At each step, lithium से beryllium, beryllium से boron जाते हुए हर step पर एक एक प्रोटॉन increase होता जा रहा है और यहाँ एक एक इलेक्ट्रॉन increase होता जा रहा है at the same distance. So influence of the nucleus will इंक्रीज एट ईच स्टेप. हर स्टेप पर न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव पावर इंक्रीज होती जाएगी और इलेक्ट्रॉन क्लाउड अंदर की तरफ श्रिंक होता जाएगा. सो द साइज ऑफ द एटम डिक्रीजेस. मोरओवर फ्रॉम हेयर टू हेयर द शेल इज नॉट इंक्रीजिंग. सो द टू रीजंस फॉर द डिक्रीज ऑफ साइज ऑफ द एटम while going from left to right in the periodic table is, first is that shell is not increasing, and second, effective nuclear charge increases. Effective nuclear charge means न्यूक्लियस के चार्ज का असर, न्यूक्लियस के चार्ज का इफेक्ट इंक्रीज होता जा रहा है एट ईच स्टेप
but the shell is constant. Shell remains constant means न्यूक्लियस और शेल के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा और साइज डिक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आए तो here the electronic configuration is 2-1, here 2-8-1, here 2-8-8-1, 2-8-1, 2-8-8-1. This shows that at each step the valence electron is getting farther apart from the nucleus. अगर ये न्यूक्लियस है तो लिथियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ है, सोडियम में यहाँ है, पोटाशियम में यहाँ है। तो न्यूक्लियस से जितना जितना डिस्टेंस दूर होता जाएगा उतना न्यूक्लियस का अट्रैक्टिव इन्फ्लुएंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम पड़ेगा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड होता जाएगा। सो down the group, the reasons for the increase in size is that shell is increasing at each step, and second is effective nuclear charge is not increasing क्योंकि distance दूर हो गया। So in this way the atomic size vary within the period and down the group. Thank you.